चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो हमने बात करी अभी दो चीजों की, एक तो बात करी चार्जेस की और दूसरी हमने बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एंड पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, यही होता है वोल्टेज। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि अभी हमने वोल्टेज और करंट में आपस में क्या रिलेशन है वो नहीं समझा। तो पहले ये फॉर्मूले नोट कर लीजिए। बच्चे बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस या उसके न्यूमेरिकल्स बहुत टफ होते हैं। मैं आपको ये कहती हूँ कुछ भी टफ नहीं है अगर आपके पास सारे फॉर्मूले हैं तो जैसे जैसे आपको फॉर्मूले देती जा रही हूँ प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मैं आपके लिए फॉर्मूला बेस्ड कर दूंगी। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहां पे आपको फॉर्मूला ना समझ में आए कि क्या लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कहा चार्जेस, उसको हम क्यों, अच्छा दूसरी चीज कि अगर हमको क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना है ना तो हम क्या करेंगे कि चार्जेस, पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे वर्ड हटा देंगे और हम सिर्फ यूनिट डाल देंगे। तो बच्चे कई बार यूनिट नहीं उनको पता होती है तो वो समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो अगर हमने यूनिट याद कर ली ढंग से तो हमको पता होगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो हमारे दो चीजें, मैं आपको सारे फॉर्मूले दूंगी, उसको एक पेज पे एक बार मतलब उसको आप एक जगह पे सिर्फ फॉर्मूले ही नोट करिएगा सो दैट जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपके पास सारे फॉर्मूले होंगे और साथ में आप नोट करेंगे उनकी यूनिट्स क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यू होता है चार्जेस, क्यू सिंबल है चार्जेस का। ओके, और इसकी यूनिट होती है कूलम। ओके, अब Q का हमारा फॉर्मूला जो होता है Q इज इक्वल टू एन ई। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, वो इसी से सॉल्व करेंगे थोड़ी देर बाद जब हम करंट एंड वोल्टेज के बीच में डिफरेंस समझ लेंगे तब करेंगे इसको। तो हमारा पहला फॉर्मूला हो गया फॉर्मूला नंबर 1, Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है यहाँ पे, एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। E क्या है, E चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे जो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, कैपिटल C से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको ये नहीं दिया है तो आपको वो खुद से लिख लेना है, ये आपको मेमोराइज करना अच्छे से, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होता है, आपको खुद से याद करना है, खुद से लिखना है। ठीक है, तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या हो गया, Q इज इक्वल टू एन ई, वेयर Q इज टोटल चार्जेस कितने हैं वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, तो पहले इसको नोट करिए। चलिए अब दूसरी चीज पे चलते हैं। चलिए, तो अब हमने अभी बात करी थी पोटेंशियल डिफरेंस की या वोल्टेज की। ठीक है ना, तो चलिए उसका फॉर्मूला भी देखते हैं क्या होता है। तो हमने बात करी V इज इक्वल टू, ये क्या है, V है हमारा वोल्टेज, या हम इसको बोलेंगे PD पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, तो जब भी कुछ वोल्ट में लिखा है मतलब आपको क्या दिया हुआ है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए, V इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था कि पर यूनिट चार्ज मतलब Q जो वर्क डन करता है वही क्या होता है, हमारी वोल्टेज होती है। ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। फिर मैंने आपको ये भी तो बोला था कि एनर्जी में जो उसका लॉस हो रहा है वो वर्क डन के बराबर होता है। ठीक है, तो हम V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू लिखें या हम V इज इक्वल टू ई बाई क्यू लिखें, बात एक ही है। या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि सपोज आपको उस किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको V गिवन है, आपको Q गिवन है, पर आपको एनर्जी बतानी है कितनी लॉस हुआ एनर्जी का। तो आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, W निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे और फिर कहेंगे, फिर लिखेंगे W इज इक्वल टू E। W जो है वर्क डन जो है वो लॉस ऑफ एनर्जी के बराबर है, एनर्जी लॉस के बराबर है। ठीक है, यहाँ W क्या है, वर्क डन, वर्क डन। ठीक, तो अब क्या हो गया, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्जेस। ठीक है, जितना भी चार्ज होगा पर यूनिट चार्ज जितना काम कर रहा है वो हमारी वर्क डन हो गया। ठीक है, तो अब देखिए एक और चीज समझिए,
कि हमें ये तो पता है ये वर्क डन या एनर्जी होगा, पर इसकी यूनिट क्या होगी, तो वर्क डन की यूनिट होती है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बच्चों को समझ में आना बंद हो जाता है अगर उनको यूनिट नहीं पता है। ठीक है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल्स। तो जो भी चीज जूल में दे रखी है, क्या दिया हुआ है, या तो एनर्जी का लॉस दिया हुआ है या वर्क डन दिया हुआ है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा, इसको नोट डाउन करिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब इसको हटा देती हूँ, यहीं पे एक फॉर्मूला और बनाते हैं हम। तो देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या करें, अभी हमने आपको बताया था ना कि Q की वैल्यू क्या होती है, NE के बराबर। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W/NE, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। E की वैल्यू तो क्वेश्चन में ना भी गिवन हो तो मैं खुद ही ले सकती हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो अगर हमारे क्वेश्चन में E की वैल्यू नहीं गिवन है, हमने ले ली, हमें W गिवन है, हमें V गिवन है, पर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम इनमें से कोई भी फॉर्मूला, हम ये वाले फॉर्मूले को नहीं यूज करेंगे, हम इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका नेक्स्ट फॉर्मूला। देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो रहा है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे हमारे पास तो क्यू ही नहीं गिवन है, अब हम क्वेश्चन को कैसे निकालें। तो ठीक है, क्यू की वैल्यू रख दीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन को निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, हो गया आसान क्वेश्चन। कोई डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं। तो इसको भी नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब आता है करंट। करंट क्या होती है और करंट का क्या रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस से, इसको समझने के लिए एक एनालॉजी समझते हैं। मान लीजिए कि करंट आपका वाटर है, पानी है, ठीक है, और जो हाइट है ना, जैसे आपका ये घर है, मान लीजिए ये मेरा घर है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आपको मेरे साथ बेयर करना होगा, ठीक है। यहाँ ओवरहेड टैंक लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारा वाटर टैंक है बड़ा सा, ये क्या है मेरा वाटर टैंक, वाटर टैंक ओवरहेड। ओके, तो अब क्या होगा, यहां से पानी जो है नीचे मेरे घर तक पानी आ रहा है, ठीक है, पर ये टैंक कनेक्टेड है अंडरग्राउंड वाटर से। यहाँ पे एक मैंने एक टैंक यहाँ पे बनाया हुआ जहाँ पे मैं पानी कलेक्ट करती हूँ। अब यहां से पानी को पहुंचना है ऊपर ओवरहेड टैंक में, ठीक है। तो अब देखिए पानी नीचे तो फट से गिर जाएगा अपने आप। क्या हमको पानी को नीचे गिराने के लिए कोई ऐसा काम करना पड़ता है, हम पानी को ले ऐसा कर दें गिर जाएगा। एक ग्लास में पानी लीजिए, यूं पलट दीजिए, पानी तो अपने आप नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे है ग्रेविटी, ग्रेविटी की ओर अपने आप चीजें चली आती हैं। तो ऊपर से नीचे गिराने के लिए पानी को हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, ठीक है। बट नीचे से ऊपर अपने आप चढ़ जाएगा पानी? नहीं, यहां से ऊपर अंडरग्राउंड वाटर, ये हमारा अंडरग्राउंड टैंक है, ठीक है। अब यहाँ अंडरग्राउंड टैंक से पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मुझे पानी को ऊपर चढ़ाना है। ये पानी जा रहा है ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पानी नीचे आ रहा है, ये पानी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए क्या ये पानी अपने आप अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए यहाँ पे एक पंप लगा देते हैं। हम क्या करते हैं, पंप यूज करते हैं, राइट। ये पंप क्या करता है, ये पंप पानी को पुश करता है ऊपर, धक्का मारता है पानी को ऊपर, और जितना बड़ा पंप होगा उतना ज्यादा धक्का लगेगा, उतनी जल्दी पानी ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पंप का काम क्या है, पंप का काम है पुश देना, ठीक है, पुश एक एक्सर्ट करना पानी के ऊपर, सो दैट पानी अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर ये ओवरहेड टैंक में चढ़ जाए। अब पानी चढ़ गया, मैंने पंप ऑन करा, पानी चढ़ गया अंडरग्राउंड वाटर टैंक से, पानी ऊपर 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 चढ़ा पंप ऑन करने के बाद, और आ गया ओवरहेड टैंक पे, ठीक है। और ओवरहेड टैंक से तो अपने आप नीचे आ जाता है, ठीक है, वहां से तो नीचे गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जो हम सोसाइटीज में रहते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं, तो कई बार क्या होता है घर में पानी नहीं आता, तो हम फोन करते हैं सिक्योरिटी में,
गेट पे, भाई पानी नहीं आ रहा है, क्या हो गया? तो कहते अरे हम तो ना पंप ऑन करना भूल गए, या लाइट ही नहीं आ रही थी, पंप ही ऑन नहीं कर पाए। तो उससे क्या हुआ, जो अंडरग्राउंड टैंक था वहां से पानी ऊपर अपने आप नहीं चढ़ा, क्योंकि पंप क्या कर रहा है, पुश कर रहा है पानी को ऊपर, तभी तो वो चढ़ पा रहा है ना। अब जब पुश ही नहीं मिलेगा तो चढ़ेगा कैसे? तो अब समझिए, ये पानी को हम मान लेते हैं करंट, हमारा जो वाटर है उसको हम कह देते हैं कि ये तो है करंट, ठीक है। तो करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने को ही तो करंट कहा था ना शुरू में, कि इलेक्ट्रॉन लगातार मूव हो रहे हैं, धक्का लगता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं करंट है, एक फ्लो है ना। तो अब ये जो पुश है ये होता है बेटा वोल्टेज। समझ में आया बच्चों? वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज का मतलब होता है डिफरेंस इन हाइट। देखिए ये डिफरेंस इन हाइट जो है वो वोल्टेज होता है। तो अब समझिए कि ये जो पानी है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा करंट। और करंट क्या होती है? करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज पुश देता है, ठीक है। तो वोल्टेज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाइट में डिफरेंस, डिफरेंस इन हाइट, डिफरेंस इन हाइट, ठीक है। हाइट में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतनी तेजी से पानी नीचे गिरेगा, मतलब उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तेजी से नीचे जाएंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी करंट ज्यादा होगी। अब देखिए अगर पानी का ऐसे एक लेवल कर दूं, अगर मैं कुछ ऐसे दिखाऊं आपको, तो क्या होगा, ये यहाँ पे पानी का फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेवल सेम है, सेम लेवल पे ऐसा है, सेम लेवल है, तो पानी का फ्लो नहीं हो सकता। पानी को फ्लो होने के लिए हाइट में डिफरेंस चाहिए, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा हाइट में उतनी ही ज्यादा पानी तेजी से नीचे गिरेगा, ठीक है। तो अभी जो हाइट का डिफरेंस है इसको मान लीजिए वोल्टेज है। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी या जितना ज्यादा हाइट में डिफरेंस होगा उतना पानी तेजी से नीचे गिरेगा, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी वोल्टेज ज्यादा है तो हमारी करंट भी ज्यादा होगी। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आई है। तो हमने क्या कहा, अगर हम इस सारी एनालॉजी को समाप्त करते हैं, तो हमने कहा कि हमने कहा हाइट अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब ये हाइट क्या है? हाइट तो हमारी है वोल्टेज, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वोल्टेज होगी इसका मतलब उतना ज्यादा पुश मिल रहा है, तेजी से ऊपर जा रही चीजें तेजी से नीचे भी गिर जाएंगी नीचे। तो अब क्या होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज है, जितनी ज्यादा हाइट है उतना ज्यादा वोल्टेज है। और हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ वाटर को क्या कह रहे हैं, ये करंट है, ठीक है। उतना ही ज्यादा हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो दोनों चीजें इंक्रीज होंगी। आप हाइट बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, पानी तेजी से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप हाइट को कम करते चला जाइए, कम करते चला जाइए, पानी के जो बहाव है, पानी का जो फ्लो है वो कम होता चला जाएगा, राइट। तो ऐसे ही वोल्टेज को बढ़ाएंगे, मतलब आप हाइट को बढ़ा रहे हैं, तो मतलब पानी तेजी से नीचे गिरेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तेजी से नीचे आएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, करंट बढ़ जाएगी। आप वोल्टेज को कम करेंगे, हाइट को कम करेंगे, तो क्या होगा, करंट भी कम हो जाएगी, कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएंगे, बह पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन, वोल्टेज एंड करंट के बीच में। वोल्टेज क्या है, हाइट है, हाइट बढ़ाओगे करंट बढ़ेगी, हाइट घटाएंगे करंट घटेगी, ठीक है। तो चलिए इसको इसमें तो कुछ नोट डाउन करने के लिए है ही नहीं। तो अब हम बात करते हैं कि करंट कैसे निकालेंगे। तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम करंट कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, करंट को कैसे दिखाते हैं, करंट के लिए हम यूज करते हैं आई, ठीक है। आई है करंट, और इसकी यूनिट होती है क्या, एम्पियर, ठीक है। फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। हमें क्यू पता है क्या है, चार्जेस है, हमें टी क्या है,
पर यूनिट टाइम है, ठीक है। पर यूनिट टाइम में जितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो करंट को बता रहे हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्जेस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में वो दिखा रहे हैं कितनी करंट है सर्किट में, ठीक है। अब देखिए हम इसको मान लीजिए हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें बतानी है, ठीक है। हमें करंट दिया हुआ है, हमें टाइम दिया हुआ है और हमें बताना कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हम क्या करते हैं I इज इक्वल टू क्यू की जगह एन ही रख लेते हैं, एन ई अपॉन टी। अब तो बता सकते हैं ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि E की वैल्यू तो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। I क्वेश्चन में गिवन है, T क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, ठीक है ना। आई होप ये सब चीजें आपके लिए बहुत इजी हो रही होंगी, क्योंकि जो यूनिट होती है वो कूलम होती है। तो जो भी चीज कूलम में दी हुई है वो क्या है, चार्जेस है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अभी तो हमने बात करी करंट की, अब समझते हैं कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है और क्या कोई और भी करंट होती है, मतलब क्या है ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और कन्वेंशनल करंट के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। तो क्या हुआ था कि जब करंट का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन कर रहे थे साइंटिस्ट, उस समय तक सिर्फ प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। आपने 9th में ये पढ़ा भी होगा, इलेक्ट्रॉन बाद में डिस्कवर हुआ है, राइट। तो सिर्फ प्रोटॉन ही डिस्कवर हुआ था। तो साइंटिस्ट को लगा जो चीजें मूव कर रही है, जो चीज चल रही है सर्किट के अंदर, वो है प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन तो पहले डिस्कवर हो गए थे ना। तो उन्होंने कहा कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर्किट के अंदर। तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव प्रोटॉन मान लिया, तो प्रोटॉन जो है वो कहाँ की ओर अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव साइड की ओर अट्रैक्ट होगा, राइट। तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट का फ्लो होता है, क्योंकि तब तक तो इलेक्ट्रॉन आए नहीं थे, डिस्कवर ही नहीं हुए थे, किसी को पता ही नहीं था कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी हैं, ठीक है। हमें सिर्फ ये पता था कि कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव भी नहीं पता था, हमें पता था कि कुछ चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, तब तक इलेक्ट्रॉन की तो हुई ही नहीं थी। तो ये कहा गया कि प्रोटॉन के चलने का जो डायरेक्शन है वही क्या है, करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर दिखाया गया डायरेक्शन। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद, और करीब 100, 150, 200 सालों बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो समझ में आया कि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और जो मूव हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो बेसिकली करंट क्या है, करंट तो नेगेटिव से, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। करंट क्या हो रही है, करंट ट्रांसफर हो रही है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो करंट ऐसे जा रही है क्योंकि फ्लो तो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, प्रोटॉन का थोड़े ना हो रहा है। फ्री तो इलेक्ट्रॉन है मूव करने के लिए, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव की ओर ना। तो करंट की चलने की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है। पर अब क्या करें, अब तक तो बहुत लेट हो गया। अगर सब कुछ चेंज करते तो सब गड़बड़ घोटाला हो जाता। तो क्या किया गया कि ये कहा गया कि कन्वेंशनल करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, ठीक है। ये कहा गया कि कन्वेंशनल करंट के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट चलती है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो कन्वेंशनल करंट कैसे चलेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। ये हो गई कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट कैसे चल रही है हमारी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। करंट, ठीक है। ये हो गया हमारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। कैसे याद रखेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है। कन्वेंशनल मतलब जो पहले हुआ, पहले क्या हुआ, हमारा प्रोटॉन पहले डिस्कवर हुआ था, सबको पता है, 9 सब पास करके आए हुए। तो प्रोटॉन के चलने का डायरेक्शन ही कन्वेंशनल करंट है,
और इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन के चलने का डायरेक्शन जो है वो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में ढंग से आ रही हैं तो अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, वहां पे हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, वहां पे हम बात करेंगे ओम्स लॉ क्या होता है और वीआई ग्राफ के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीआई ग्राफ जरूर पूछा जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट, खूब अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होइए।